नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि आज है निफ्टी की एक्सपायरी के बाद एक्सपायरी के दिन किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कल से हो रही है अप्रैल सीरीज की शुरुआत। अप्रैल सीरीज में अब तक जो एफआई की तरफ से जो खरीदारी है, क्या अप्रैल में भी जारी रहेगी, ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ट्रंप का टैरिफ जिसका असर 3 तारीख को आने वाला है, उससे क्या बाजार घबराएगा या उस बाधा को भी बाजार पार कर पाएगा या नहीं, ये तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या वहाँ पर एक रुकावट आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता बाजार के अंदर अब टैरिफ वॉर को लेकर के ही दिखाई दे रही है। चौथा महत्वपूर्ण सवाल कि अप्रैल महीने में चौथी तिमाही के नतीजे भी सामने आने लगेंगे। तिमाही नतीजों के चलते कहां पर खरीदारी करनी चाहिए, तमाम महत्वपूर्ण सवालों को आज के इस कार्यक्रम में जो है हम समेटने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि रणनीति बनाने की कोशिश करें नेक्स्ट सीरीज को लेकर के भी। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले नज़र बाजार पर। एक्सपायरी के दिन जैसा कि उम्मीद नहीं थी, जी हाँ उम्मीद थी कि बाजार में आज दबाव रहेगा, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिली। 23,412 का लो लगाने के बाद 23,626 का निफ्टी ने हाई लगाया है। 23,600 के इर्द गिर्द ही इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ, निफ्टी ट्रेड करता हुआ 110 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। एफआईज की तरफ से लगातार खरीदारी है, ये एक पॉजिटिव साइन है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो अभी भी बियर के पक्ष में है। 1455 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं। 1263 शेयरों में हम देख रहे हैं कि मजबूती बनी हुई है। कारण जो कि छोटे शेयर हैं, छोटे मझोले शेयर, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है। उसका असर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर हैं इस समय। टीसीएस है, एक्सिस बैंक है, आईटीसी है, जिनमें कि आज के बाजार में हम मजबूती देख रहे हैं, जिनमें कि खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिनमें मजबूती देखने को मिल रही है उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे आज के विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जो है अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हमें पता है कि आज आप जो है आपके फैमिली कुछ एक काम बहुत महत्वपूर्ण थे और आप उनको निपटा रहे थे और वहाँ से आप निकल के आए हैं। तो पहले तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर देखिए, ऐसे मत बोला करिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जहां तक आपके हुक्म की तामील होती है सर नहीं सर, हमारी तरफ से बस खाली निवेदन होता है। हाँ, लेकिन ये है कि ये वाकई में महत्वपूर्ण बात ये है कि अपनी व्यस्तताओं से समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से अगर घर से जुड़े कुछ कामकाज हों। हम सब उसी का हिस्सा हैं, लेकिन आप उसमें से समय निकाल करके उन जिम्मेदारियों को पूरा करके यहाँ पहुँचे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, इसीलिए जो है बहुत लोगों का ये निवेदन था कि कम से कम कोशिश कीजिए कि हफ्ते में अगर हर दिन नहीं आ सकते हैं रचित जी, तो कम से कम 2 दिन आ जाया करें। तो मैंने रिक्वेस्ट की तो आप आ गए, थैंक यू। और सबसे पहले सर, एक तो कल की गिरावट में थोड़ी सी घबराहट सी लग रही थी लोगों को, लेकिन आज की जो रिकवरी है और उस गिरावट में भी एफआईज खरीदार बने रहे। पिछले 4-5 दिन हो गए एफआईज की तरफ से बाइंग आते हुए। अब डर जो है सर वो अप्रैल सीरीज़ को लेकर के है, क्योंकि टैरिफ वॉर भी शुरू हो रहा है। ट्रंप साहब की तरफ से आपने घोषणा सुनी ली होगी, ऑटो इंसलरी और ऑटो को लेकर के 25% टैरिफ को लेकर के आज दबाव भी है कुछ शेयरों में। ओवरऑल अप्रैल सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी? सर देखिए, आज का सिग्निफिकेंस कुछ कुछ चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक तो आप देख रहे हैं मार्च सीरीज की एक्सपायरी है, निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी है जो आप थर्सडे के दिन होते हुए देख रहे हैं। अब अप्रैल में मंडे को चालू हो जाएगी। आज ही इस करंट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, तो आज बहुत ज्यादा आपको प्रोमोटर एक्शंस या सेटलमेंट के ट्रेड्स भी होते हुए दिख सकते हैं और उसके चलते बाजार में आपको एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके का मूवमेंट ऑल द वे पिछले कुछ दिनों से निफ्टी करती भी आई है, बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट किया है, हम इसमें कैसे रीड कर सकते हैं? इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि देखिए, एक्सपायरी आपकी 23,600 के आसपास ±50 पॉइंट्स के आसपास ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपायरी नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर्स भी हैं, तो वो कुछ एक हेवी ट्रेड्स भी हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर।
ब्रॉड रेंज की बात करें तो देखिए 23,500 बार बार 22,000 आ रहा है, इतने टाइम से 22,000 पे बैठे रहे। 23,500 और 23,800 ये ब्रॉड रेंज है जो फॉर द टाइम भी काम करेगी। और जहां तक हम बात करते हैं सर ट्रंप के टैरिफ वॉर की, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए इन्होंने जो ये अनाउंसमेंट किया है इसको बहुत हद तक इनको रोल बैक करना पड़ेगा। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं, देखिए यूरोप ने हाथ के हाथ इस पे डिस्कशंस के लिए उनको इनवाइट भी कर लिया है और बोला है कि ये एक एथिकल तरीके से नहीं सारा हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखें कि जब ये अनाउंसमेंट आया था उसके बाद यूएस मार्केट में बहुत सारे ऑटोमोटिव सेक्टर, मतलब अनाउंसमेंट तो पोस्ट मार्केट आया है बट ऑटोमोटिव सेक्टर में कहीं ना कहीं इसकी भनक लगी हुई थी और वहां पे थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिला था। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि सिर्फ ये असेंबल्ड सीपीयू यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो सप्लाईज होती हैं, जो कंपोनेंट सप्लाई होते हैं, इंजन, चैसे और एंसिलरी सप्लाई, इन सब पे लगाने की बात कर रहे हैं। तो सर वहां का मैन्युफैक्चरिंग भी महंगा पड़ने वाला है। इसको अगर आप देखें और समझें, ये बहुत सेंसिबल डिसीजन नहीं लगता है, क्योंकि जीएम और बाकी भी जो कार कंपनियां हैं, आपने देखा होगा हमारे इंडिया से भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। बहुत सारी हमारी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जैसे हम समर्दरा मदरसन की भी बात करें तो 20% उनका यूएस सप्लाई है, उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है इसको भी ये और अपने टैरिफ सैंक्शंस की तरह इसको भी कहीं ना कहीं वापसी की ओर ही करेंगे या थोड़ा टिंकर डाउन कर देंगे। ये बहुत सेंसिबल तो नहीं लग रहा है। और मेरे हिसाब से एक बार हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये बात जरूर बोली है कि ये लगेगा 2 अप्रैल से। तो आपको और सारी कंट्रीज को इन्होंने प्रॉपर विंडो दे दी कि आओ मेरे सामने बैठो, गुहार करो और मैं इसको रोल बैक कर लूंगा। 2 तारीख से सैंक्शन लगाएंगे जो कि 3 तारीख से इन एक्शन आएगा। बहुत टाइम है सर, तब तक मेरी समझ से इसको बहुत ज्यादा ओवररीड ना किया जाए। इसमें टिंकरिंग होगी ही, जैसे कि उनके प्रीवियस अनाउंसमेंट में भी देखा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा और वो कुछ ना कुछ अपनी बातें इसमें गो थ्रू करेंगे। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें देखनी होंगी। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखना चाहिए, जिस तरीके से मार्केट ने अब ट्रेंड अपना रजिस्टर कर रखा है। और जैसे कि हमने 23,800 पे जब हम मिले थे तब भी बोला था, अभी भी एक चीज मेंटेन करेंगे। प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, प्लीज उनको बुक करते रहें, क्योंकि एक तो 2 अप्रैल हम अप्रोच करेंगे नेक्स्ट वीक, उसके साथ साथ आरबीआई की पॉलिसी और 10 तारीख से रिजल्ट्स। बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है अप्रैल में। लाइट पोजीशन में जाएंगे तो कंफर्टेबल पोजीशन में। ठीक है सर, और काफ़ी आपने डिटेल में जिन लोगों को समझा दिया है कि अभी क्या बाजार की स्थिति रह सकती है। बहुत सारे दर्शक आज हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम शुरू होने से मतलब अब तक अभी मुश्किल से 4-5-6 मिनट हुए हैं सर, और मुझे लगता है 300-400-500 सवाल तो आ ही गए होंगे हमारे पास। तो ये आपकी लोकप्रियता का आलम है कि लोग आपसे किस तरीके से प्रेम करते हैं और जुड़ना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी हैं, चलिए प्रेम के साथ शुरुआत करते हैं। प्रेम जी को नमस्कार। प्रेम जी नमस्कार। प्रवीण है, माफ कीजिएगा। चलिए प्रवीण जी, जी नमस्कार। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हैं प्रवीण जी आप? सर मैं बढ़िया। बहुत अच्छी बात। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मदरसन पे मुझे लगभग 80% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर और भी वेट किया जाए। लिया किस भाव पे था सर आपने? सर मेरे पास ये लगभग 80 रुपीज पे है एवरेज। 80 रुपए का एवरेज किया हुआ है आपने, चलिए ठीक है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? 1 साल का व्यू है आपका? हाँ, 1 से 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। ठीक है सर, अच्छी बात है सर कि आपका 1 से 3 साल तक का व्यू है। यहाँ पर हालांकि दबाव बीच बीच में आया है, जब जब ट्रम्प साहब ने बोला है कुछ, यहाँ पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि मैक्सिको में इनका एक्सपोजर है। हालांकि जितना एक्सपोजर नहीं, जितना शेयर टूट जाता है मतलब कोई भी खबर आने से। लेकिन आज जो है लोअर लेवल पे जो टूटा, उसके बाद से शार्प रिकवरी आई है। उसके पीछे कारण भी रहा कि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CLSA की एक रिपोर्ट आई थी, उसने 167 का टारगेट दिया 1 साल के लिए। आपका नज़रिया तो और भी ज़्यादा लंबी अवधि का है। सर इस बार उतनी तेज़ गिरावट नहीं रही जैसा पहले की धमकियों में देखने को मिला था या पहले जो अनाउंसमेंट में देखने को मिला। रिकवरी आ रही है सर, टाटा मोटर में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। आपकी टिप्पणी क्या होगी संवर्धना प्रदर्शन को लेकर के? देखिए सर, बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं,
हम जो चीज बहुत इजीली एनालाइज कर पा रहे हैं, ये बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं और ये कंपनीज हैं और जो इनके ट्रेडर्स हैं, वो तो डेफिनेटली ये बात समझ ही रहे हैं कि ये फिर से इनके द्वारा छोड़ी गई एक बात है। ये कहीं ना कहीं टिंकर करके अपनी कोई और बात मनवा लेंगे और उसके बाद इसको इनको रोल बैक करना पड़ेगा। एंड इवन इफ मैं आपको एक एक्सट्रीम सिचुएशन बता दूं सर, एंड इवन इफ ये इसके साथ कंटिन्यू करते भी हैं, इनको 1 से 2 क्वार्टर में करना ही पड़ेगा, क्योंकि संवर्धना मदरसन जैसी बहुत सारी और भी नेशंस की कंपनीज हैं जो वहां पे इतने इंटेंस सप्लाई कर रही हैं। वहां का ऑटो सेक्टर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करेगा, जो कि ये कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि $100 बिलियन का ये रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टैरिफ से। बट उससे ज्यादा सर रेवेन्यू लॉस हो जाएगा अगर वहां की कार कंपनीज की कार सेल्स खत्म होती हुई दिखती हैं तो, और कहीं ना कहीं एक चोक होती हुई दिखेगी वहां की कार इंडस्ट्री। अब सर हम आ जाते हैं संवर्धना मदरसन के ऊपर। तो देखिए, इनका नजरिया जो है वो 1 साल का है, और 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े से फंडामेंटल्स भी इंड्यूस कर देते हैं। वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत ही कंफर्टेबल है। आप देखिए, सेक्टर का पीई 94 का है, इसका 22 का ही है। अगर ये पीई चेज करता है तो भी एक अच्छा अपसाइड कर सकता है। आप देखें, इसमें ईपीएस ग्रोथ भी बहुत अच्छे से आ रही है, एनुअली बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी। इसका कैश फ्लो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अब हम चार्ट्स पे आ जाते हैं, तो देखिए चार्ट्स पे अब जैसे कि वो मैं बोलता हूँ ना कि सर अपने आप ही चार्ट देख के और पहले ही बता देते हैं, तो बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं। देखिए, बाउंस इसने लोअर लेवल से भी दिखा दिया है और अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ है। दो, जब भी हम ये बात बोलते हैं कि आपको अगर 100% प्रॉफिट हो रहा हो तो आप अपनी पोजीशन जरूर लिक्विडेट करें। तो मैं यही चीज इनको भी ऐड करना चाहूंगा कि अभी नहीं, बट हाँ, अगर आपको 148 से 150 का भाव मिलता है तो 50% अपनी पोजीशन जरूर ऑफलोड कर लें। चाहे आपका 1 साल का भी हो, मगर आपका कैपिटल फ्री हो जाएगा और उसके बाद आप देखें तो बहुत कंफर्टेबली आपको ये आगे का मूवमेंट जो है 171 170 तक करता हुआ दिखा सकता है। तो इनको पैनिक की कोई बात नहीं है, कंफर्टेबली मेंटेन करें, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है सर, और वैसे भी आपने तो 80 रुपये पे ले रखा है, तो आराम से होल्ड करके रखें। 50% प्रॉफिट बुक करना है, लेवल्स का ध्यान रखें, कहाँ बुक करना है 140-45 के आसपास, और उसके बाद से आप निश्चित हो जाएंगे। लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हर रोज़ हम जो एक थीम लेकर के आते हैं, आज की थीम हमारी ट्रंप के टैरिफ को ही लेकर के थी सुबह 10 बजे में, तो उसको हम 2:30 बजे जैसे एक प्रोग्राम खत्म होगा वो अपलोड करेंगे। तो आप वहाँ पर अगर आपके टाटा मोटर्स, सोना BLW, संवर्धना मदरसन, RK फोर्जिंग, आयशा मोटर्स, इन तमाम शेयरों में अगर पोजीशन है या लेना चाह रहे हैं या ट्रंप के टैरिफ को समझना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप 2:30 बजे देख सकते हैं और अपनी टिप्पणियाँ हमें दे सकते हैं। थंब आपको मिलेगा ट्रंप टैरिफ ऑटो शेयरों में क्या रखें क्या बेचें के नाम से, तो आप जो है 2:30 बजे इसको देख सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है। बबता जी जो है इंडिगो के ऊपर जानना चाह रही हैं, कह रही हैं कि इंडिगो का शेयर ले रखा है, क्या टारगेट है और कितना स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। 5120 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। इंडिगो को लेकर के पिछले कुछ दिनों में कुछ एक खबरें भी यहाँ पर निकल करके आई थी। अभी अगर हम देखें तो इंडिगो का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 5101 5100 के आसपास है। 20 रुपये के आसपास का नुकसान है, ब्रेक इवन के आसपास ही है। 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी तो 1 महीने में सर यहाँ पर रिकवरी आई है 14-15% के आसपास की। अभी किस तरीके से देख रहे हैं इंडिगो एविएशन इंडस्ट्री कैसी लग रही है आपको? बीच में जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को लेकर के क्रेज़ बना था, क्या उसका फ़ायदा गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं उसका ये कंपनी उठा पाएगी? सर, आपने अपने ही सवाल में पूरा जवाब वापस से फ्रेम कर दिया है। देखिए, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं सर, गर्मियों की छुट्टी आ रही है। उसके बाद आप देखिए सर, लेटली जो हमारे पास मंथली बेसिस पे डेटा आते हैं, जिस तरीके से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एविएशन ट्रैफिक बढ़ रहा है, एंड इफ आई एम करेक्ट विद माय डेटा सर, इंडिगो इज होल्डिंग अराउंड 64% ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल। बहुत बड़ा चंक है इनके पास और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। आप एक और चीज नोटिस करिए, जिस तरीके से क्रूड जा रहा है, अभी तक पता नहीं क्यों रिफाइनरी कंपनी से अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है एविएशन फ्यूल को नीचे करने का, बट मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको वो भी देखने को मिलेगा, जो इंटर्न इनके प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं उसको भी और एनहांस करते हुए दिखेंगे। फंडामेंटली बहुत अच्छी पोजीशन में ये काउंटर बैठा हुआ है। अब हम इनके सवाल पे आ जाते हैं कि अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहें
तो ये किस किस्म का स्टॉप लॉस, अगर ये आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि 4720 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं किया जाएगा, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखें। और जहां तक हम टारगेट्स की बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले समय में अगर मार्केट का सपोर्ट रहता है 5460 का टारगेट, ये काउंटर दिखाने का, ये मैं दोनों लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही बोल रहा हूं, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच चलते हैं सीधे जो है अब पुणे। प्रणोति पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणोति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे? हम बहुत अच्छे हैं मैम। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम हमारे आपको? अच्छा लग रहा है, रोज देखती हूँ इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए कॉल किया था। अरे थैंक यू मैम, आप रोज देख रही हैं, और भी लोगों को दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पुणे में जो है हमारे बोनस को जो है आप पॉपुलर करिए। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इंडसलैंड बैंक 50 क्वांटिटी ली है 1300 के भाव से। किस रेट पे मैम? रेट बता दीजिए। हेलो, हाँ, रेट क्या बताया आपने? हाँ 1300 के भाव पे लिया है 50 1300 के क्वांटिटी। भाव पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 1 साल तक। 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैम इस बैंक के साथ, खबर आपको पता चली गई होगी। हालांकि उसके बाद से काफ़ी रिकवर भी किया है ये बैंक, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी ख़रीद के भाव तक आते आते तो इसे दोगुना होना पड़ेगा। और अब जो जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं और कोई खामी निकल के आ गई, फिर क्या होगा, ये एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। सर क्या करें सर? अब 1300 पे लिया है, 650 का भाव है, 1 साल होल्ड। जी, आपकी टिप्पणी सर। जी सर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस बात के लिए शुक्रिया कि ये रेगुलरली आपका शो देख रही हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी बातें फॉलो नहीं कर रही हैं और ये शिकायत इनसे रहेगी। क्योंकि अगर ये बातें फॉलो कर रही होती तो सर देखिए, हमने 950 रुपए में भी 960 में भी बोला था इससे प्लीज एग्जिट करें। जब जेफरीज ने भी एक रिपोर्ट दी थी, सिटी ने भी एक रिपोर्ट दी थी, जब 1300 रुपए का लेवल दिया था, हमने तब भी मना किया था। अब खैर कोई बात नहीं, ये बहुत लोअर लेवल्स पे आ गए हैं। और सर इंडसइंड बैंक में ना हिस्टोरिकली चेक करें, ऐसे एक्सीडेंट्स पहले भी हमने देखे हैं। अब थोड़ा सा टाइम लेता है ये इन एक्सीडेंट्स के बाद रिकवर करने के लिए। तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इन्होंने इतने हायर लेवल पे ले रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये पॉसिबल हो अपना रिस्क और बढ़ाएं, और यहाँ पे प्लीज अपनी पोजीशन और बढ़ा लें एक बार। यहाँ पे एवरेज करें, और यहाँ पे एवरेज करने के बाद ये वेट करना होगा इनको कम से कम 2 से 3 क्वार्टर। और लेटली सर आपने और भी चीजें सुनी होंगी कि हिंदुजा ग्रुप भी इसमें और अपना फंड डिप्लॉय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी उन्होंने रिलायंस कैपिटल के साथ भी एक एक्विजिशन की डील करी थी, और स्टेट बैंक भी अब धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। धीरे धीरे बहुत पावरफुल प्लेयर्स हैं जो इस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। करंट लेवल्स पे एवरेज करें, और ये जो एवरेज करेंगे इसके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, फिर 1300 रुपए का इंतजार ना करें, कैसे भी करके इनको 930 रुपए के आसपास मिले, यहाँ पे एवरेज की कोई पोजीशन एग्जिट कर लीजिएगा, वो पोजीशन अपनी मेंटेन करिएगा। और एक बार वहां एग्जिट करने के बाद फिर से आपके इस चैनल पे आपके शो में आए, हम फिर से बताएंगे कि और आने वाले टाइम में इस बैंक में क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं मैम आपको उत्तर से आप संतुष्ट होंगी। और अगले प्रश्न पर जाते हैं। हर्ष कुमार जी का प्रश्न है भारत डायनेमिक्स को लेकर के, कह रहे हैं कि व्यू बताइए। सर बीते 4-5 दिन या 1 हफ्ते में देखें, बहुत सारी खबरें जो है वो डिफेंस को लेकर के आई हैं, नए नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। आज भी रक्षा मंत्रालय से करीब 6900 का ऑर्डर जो है, करोड़ का ऑर्डर जो है वो भारत फोर्ज और टाटा के एडवांस को मिलता हुआ दिखाई दिया है। क्या कुछ तस्वीर बदल रही है, और जो रिकवरी है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये भारत डायनेमिक्स पर है, लेकिन मैं साथ ही साथ आपसे चाहूँगा HL, BL जैसी कंपनियों पर भी एक साथ अगर आप कवर कर लेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए जिनका डिफेंस पे व्यू रहता है वो, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। HL को लेकर के आज भी कई नए टारगेट निकल के आए हैं। आपकी टिप्पणी डिफेंस पर, और उसके बाद से BDL पर, BEL पर, HL पर अभी क्या होना चाहिए? सर देखिए, एक चीज हम समझते हैं, जो भी आपने बात बोली कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा इनके टारगेट्स अब एग्रेसिव आ रहे हैं।
और इसके पीछे का हम एक कनेक्शन निकालते हैं सर। कनेक्शन क्या निकालते हैं, एक तो यूएस मार्केट जो है, सॉरी यूएस जो है वो नेटो से बाहर आने की बात कर रहे हैं। यूएस नेटो से बाहर आते हैं तो सबसे बड़ा थ्रेट जो होता है वो यूरोप को होता है, क्योंकि यूरोप के साथ एक ब्रदरहुड है जो यूएस ने हमेशा शेयर किया है, और एक भाई अगर घर छोड़ने की बात करता है तो सबसे बड़ी परेशानी दूसरे भाई को ही होती है। और जो रशिया यूक्रेन का वॉर चला है उसमें आप देखिए मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज ने अपना बहुत ज्यादा असला, बहुत ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशंस यूक्रेन के सपोर्ट में दिए। अब दे आर रनिंग आउट ऑफ इट। जर्मनी ने ये चालू कर दी है चीज कि वो अपने प्रोक्योरमेंट चालू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में आपको और भी यूरोपियन नेशंस जो है वो इसमें आगे अपना हाथ बटाते हुए दिखेंगे, वो भी और बाइंग करेंगे। इसके साथ साथ आप देखें कि हमारी जो यूएस के साथ भी डील हो रही है उसमें डिफेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ही, तो इन सब के चलते देखें डिफेंस इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। मगर अब इसमें एक चीज हम जरूर देखें कि सर लोअर लेवल से जिस तरीके का रनअप किया है, क्या इन लेवल्स पे आपको डिफेंस में पोजीशन बनानी चाहिए? मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लें। करंट लेवल पे पोजीशन बनाने के बजाय एक बार को हम 2 अप्रैल का इंतजार कर लें कि वहां पे किस तरीके की पूरी डेवलपमेंट निकल कर आती है और हमारे पास इन डिटेल आ जाए सारा का सारा जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है यूएस के साथ। क्योंकि सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील जो फाइनल हो रही है उसके साथ साथ मोदी गवर्नमेंट एक और चीज चाह रही है कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग अग्रीमेंट हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी शेयरिंग अग्रीमेंट हो जाता है तो हमारे एरोस्पेस डिफेंस की जितनी कंपनीज हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी अगर आप देखें एचएएल जिस तरीके का प्रोडक्शन कर रही है लाइट वेट फाइटर जेट्स और जनरेशन 2 तक ही पहुंचे हैं। जनरेशन 5 की अगर इनके साथ डील हो जाती है तो इन कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 तारीख का इंतजार करें, क्योंकि लोअर लेवल से जिस तरीके से मूवमेंट किया है एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट थोड़ा सा वैल्यूएशन टर्म्स को लेके हो रहा है। मगर अब हम आ जाते हैं बीडीएल पे। तो देखिए सर बीडीएल ने क्या किया है, बीडीएल ने अब जिस लेवल पे ये है ये अपना एक मल्टीपल लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सर आप चार्ट देख ही रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ आप भी समझ रहे होंगे कि मैं किस कारण से ये चीज बोल रहा हूँ। लोअर लेवल से बाउंस बैक किया है और अगर ये लेवल नहीं ब्रीच कर रहा होता तो मैं इनको यही सजेस्ट करता कि वापस 1150 के लेवल पे आपको मिले, वहां पे अपनी पोजीशन बनाएं। बट इसमें एक एक्सेप्शन होगा, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाएं मगर अराउंड 30 to 40% ही बनाएं। एक चीज का इंतजार कर ले, अगर कोई भी करेक्शन आता है और 1150 का लेवल आपको देखने को मिलता है तो वहां पे पोजीशन अपनी और बनाएं। उसके साथ साथ आप देखें अब ये जिस तरीके से मूव कर रहा है मैं समझता हूं बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आ रहा है और 1550 तक की रैली ये आपको एक क्वार्टर में करता हुआ दिखा सकता है। तो यहाँ पे 30 to 40% पोजीशन बनाए, 1150 में और बढ़ाएं उसको अगर आता है तो, और उसके बाद मेंटेन करें 1550 रुपए तक का बहुत इजीली लेवल देखने को मिल सकता है। अब सर जैसे कि हम एचएएल की बात कर रहे हैं तो एचएएल में भी हम देखें अभी जो हमने बातें करी उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एचएएल ही आपको होता हुआ दिख सकता है। एचएएल में भी आप देखिए उसी किस्म का एक चार्टिकल पैटर्न बन रहा है। तो मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा अराउंड 25 to 30% पोजीशन यहाँ पे बनाए। उसके बाद अगर ये कूल ऑफ करता है और कूल ऑफ करके अगर ये 3700 लेवल्स तक देखने को मिलता है तो वहां पे और पोजीशन बनाए। यहां से अब ये मूवमेंट जो चालू कर रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको चार्टिकल पैटर्न्स पे ये नियर अबाउट 4700 to 4800 का लेवल्स इन नियर टर्म दिखा सकता है। और अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं मैं आपको ये बोलूंगा ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको जरूर एनकैश करिएगा। ये वापस एक बहुत अच्छी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसमें प्लीज अपनी पोजीशन बनाएं और बरकरार भी रखें। ठीक सर। सर एक टिप्पणी संक्षेप में मझगांव पे भी हम चाहेंगे कि आप अगर, क्योंकि काफ़ी सारे शेयरों पे आपने बात कर ली, एक तो मझगांव के चार्ट पे सर क्या लेवल्स देख रहे हैं और बीएल को भी उसमें जोड़ दीजिएगा, और दूसरा जिनके पास है क्या वो अभी होल्ड करके रखें, मतलब बातचीत का ये हम सार भी निकाल सकते हैं। सर देखिए मझगांव को बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। मझगांव यहां से और अपट्रेंड दिखा सकता है और 3000 के लेवल दिखा सकता है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं 2500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3000 के टारगेट के इंतजार करें। इसके बाद सर आप कौन सा बोल रहे हैं? बीईएल सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो उसको भी आप कंफर्टेबली मेंटेन कर सकते हैं सर। ये भी ठीक लेवल ही दिखा रहा है और अगर आपने ले रखा है
तो चाहे 320 322 रुपए के आसपास आए, वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और जहां तक हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, 286 285 के लेवल्स के आसपास आए, वहां पे अपना एक स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर, अगले दर्शक हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस बीच प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। प्रमोद जी को नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अरे सर बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया सर, आपकी कृपा है। अरे सर हम लोग आपकी कृपा पे चल रहे हैं। बताइए सर क्या सवाल है, क्या सवाल है? सर मेरे दो सवाल हैं। एक मैंने जियो फाइनेंस ले रखा है 253 के रेट पे। अच्छा। 253। और दूसरा मुझे कैस्ट्रॉल का बारे में शॉर्ट टर्म व्यू जानना था। आपने ले रखे हैं कि लेना चाह रहे हैं? जी, मैं कैस्ट्रॉल लेना चाह रहा हूँ शॉर्ट टर्म व्यू के लिए, और जियो फाइनेंस मेरे पास ऑलरेडी है 253 के रेट पे। 253 के, चलिए 30 रुपए की दूरी अब रह गई है। यहाँ पर पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव था, हालांकि अब वो थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे इनके पास भी हाई लेवल पे हैं, थोड़े से 30 रुपए के नुकसान पे हैं। क्या करना चाहिए सर जियो फाइनेंस को लेकर के? और दूसरा कैस्ट्रॉल में फ्रेश बाइंग की सलाह, हालांकि कैस्ट्रॉल पे शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका, लेकिन क्या हम मान के चलें कि अगर ऑटो शेयरों में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका फ़ायदा इन कंपनियों को भी होता हुआ दिखाई देगा क्या भविष्य में? हालांकि अभी पिछले 1 महीने में चला नहीं है शेयर सर। सर सबसे पहले तो प्रमोद जी को पर्सनली नमस्कार। और इसके पीछे कारण ये है कि ये ऐसी जगह से आते हैं जहां पे मेरा नेटिव है, ससुराल बिजनौर ही है मेरा ससुराल। और वहां पे मेरे तैया ससुर जी भी रहते हैं, जिनका नाम भी श्री प्रमोद गुप्ता ही है। तो इनको यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ। अब सर आ जाते हैं हम शेयर पे। तो देखिए जियो फाइनेंस अगर इन्होंने ले रखा है, मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पे स्टिक अराउंड करें। अच्छी कंपनी है और ये मल्टी बैगर बनने का दमखम रखती है। अगर ये लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करके रह सकते हैं तो डेफिनेटली पोजीशन बनानी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए इसमें कुछ सोच रहे हैं और एग्जिट इनको जल्दी चाहिए, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अपने भाव का इंतजार ना करें। 236 238 के लेवल के आसपास आए तो वहां पे ही अपनी एग्जिट पोजीशन बना लें, क्योंकि वो आप सर आपने भी देखा होगा चार्टिकल पैटर्न्स पे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक उसको रीच नहीं करता है तब तक ये प्रॉब्लम में रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अब सर कैस्ट्रॉल की अगर हम बात कर लें तो कैस्ट्रॉल में एक चीज है, आप इसको ऐसे देखिए कि ये उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो चाहे आईसी इंजन हो चाहे ईवी हो, इन सब में ही काम आने वाला एक कंपोनेंट, मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रही है, डीआईएस ने भी अपना शेयर बेचा है, एफआईआईएस ने भी बेचा है, तो उसके चलते आप देखें थोड़ा बहुत करेक्शन में ये देखने को मिल रहा है। अब अगर ये पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो करंट लेवल्स पे तो नहीं, मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा और इंतजार कर लें और करीबन 198 से 194 के लेवल्स पे जब ये मिले वहां पे पोजीशन बनाएं। अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रेड करना चाहते हैं तो उन लेवल्स पे अपनी पोजीशन बना के और 222 से 225 का लेवल मिले वहां पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और अगर स्टॉप लॉस की हम बात कर लें, जब ये 190 के या 194 के लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ये एक स्टॉप लॉस लेके चले 170 का, उस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाएं और एक बार ट्रेडिंग बैठिए। ठीक सर, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है उत्तर से संतुष्ट होंगे। वैसे मैं एक बात देखता हूँ, कई बार रचित जी के उत्तर थोड़े छोटे भी हो जाते हैं, लेकिन मामला ससुराल का था तो पूरा मतलब डिटेल एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल सब खंगाल के रख दिया आपने। और सर पूरे हिंदुस्तान में पैर फैले हुए हैं सर आपके, कोई बंगाल से आता है तो भी आपका मतलब, कोई राजस्थान से हो तो भी आपका, बिजनौर से भी आप दिल्ली से तो मतलब आपका है ही है सब कुछ। तो मतलब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा है सर आपका, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा विस्तार है और यही सच्चे हिंदुस्तानी की निशानी है। चलिए इस बीच थोड़ी सी बात अब करते हैं पावर को लेकर, क्योंकि जयदास जी का सवाल है और भी बहुत सारे लोगों के सवाल पावर को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो सेंटिमेंट है, गर्मी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। जयदास जी कह रहे हैं रचित जी और विपुल जी को नमस्कार, कह रहे हैं सर एनटीपीसी 343 के
पे खरीदा हुआ है, टारगेट क्या रखें, एग्जिट कहाँ करना चाहिए? एनटीपीसी पे इनका सवाल है, लेकिन हम और भी सारे जो पावर शेयर सारे तो नहीं पर थोड़े बहुत जो है कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। एनटीपीसी सर 343 पे है, 355-56 का भाव, 12-13 रुपये बन रहे हैं, एग्जिट की कहाँ करना चाहिए ये समझना चाह रहे हैं। सर देखिए, अगर एनटीपीसी इन्होंने ले रखा है और अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मैं एक ही चीज इनको सजेस्ट करूंगा, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं सिर्फ उसी केस में ये कॉल उस तरीके से काम करेगी। इनको बहुत कंफर्टेबली 374 का लेवल है जो देखने को मिल सकता है, उस लेवल पे ये चाहें तो एक बार अपनी एग्जिट पोजीशन बना सकते हैं। बट मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्लीज अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अभी इसने अपनी जो चाल है वो नहीं चली है, थोड़े से टाइम में जैसे कि हम देख रहे हैं पावर कंजम्पशन इस बार हम ऑल टाइम हाई पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत बातें आई थी, बहुत अच्छी ठंड पड़ेगी और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम मार्च एंड में बैठे हुए हैं और मैं आपको जयपुर के हालात बताऊं तो हमको पूरे दिन अब एसी चलाना पड़ रहा है और जैसे जैसे मई जून आएगा हम और ज्यादा परेशानी फेस करेंगे। बट पावर कंजम्पशन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा एंड गवर्नमेंट का एक न्यूक्लियर, जो मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेट एनटीपीसी ही हो रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं तो 470 से 500 का लेवल इनको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई एनटीपीसी पे। सर अब जरा एनएचपीसी एक बार देख लीजिए। एनएचपीसी के साथ साथ हम चाहेंगे कि अभी आप थोड़ा सा आरईसी पीएफसी में काफ़ी अच्छा बीच में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, इस पे भी क्या राय रहेगी? सिर्फ लेवल्स अगर आप डिस्कस कर सकें तो। सर एनएचपीसी देखिए अब मेंटेन कर रहा है 80 रुपए के ऊपर और जैसे कि हम पिछली बार भी बात किए थे, बहुत कंफर्टेबली आपको 87 से 94 का लेवल दिखा सकता है। आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें, बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट दिया है, इसमें अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें। एनएचपीसी के बाद कौन सा बोल रहे हैं? आरईसी और पीएफसी सर, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था बीच में, अभी क्या करना चाहिए? सर मोमेंटम बना भी था और थोड़ा सा मार्केट के साथ फिजल आउट हुआ है, बट नथिंग टू वरी। इसको अगर आप देखें एक बार इसको 424 रुपए का लेवल आप जैसे ही क्रॉस करते हुए देखेंगे, बहुत कंफर्टेबली आपको ये 445 450 का लेवल दिखा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर रहे हैं, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, तो आप बिल्कुल होल्ड करें। इसमें भी मैं समझता हूं इन टाइम टू कम आपको 500 रुपए प्लस के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हम आरईसी की भी अगर बात करें तो आरईसी भी थोड़ा सा सुस्ताया है, बट इसका मोमेंटम खत्म नहीं हुआ। अभी लेटली आपने देखा होगा इसने एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया था कल, या सॉरी मतलब डिविडेंड का वो हुआ था कल, और आप देखें बहुत कंफर्टेबली ये करंट चार्टिकल पैटर्न्स में ही आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक बार 490 रुपए का भाव दिखा सकता है। और अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 580 से 600 रुपए तक का भाव भी ये दिखाने का दमखम रखता है। ठीक सर। सर सुजलॉन 60 नहीं पार कर रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि कब क्रॉस करेगा, क्या अभी और लंबा समय लगेगा यहाँ पे कंसोलिडेशन का? और एक जो है टाटा पावर में अभी क्या पोजीशन रखनी चाहिए सर? सर सुजलॉन के लिए तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि इसको ना अगर आपने ले रखा है और अगर आप पेशेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो प्लीज 60 रुपए आए और अब एग्जिट करें। अब इसके पीछे का मैं आपको कारण भी बताया था सर, बहुत बार ऐसा हो गया है 60 रुपए ब्रीच नहीं कर पा रहा है, और एक ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट भी निकाली थी, उन्होंने भी 70 रुपए का ही टारगेट दिया था। वो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा स्टॉक बनने का दमखम रखता है, मगर वो बात हो जाती है ना सर कि कितना टाइम आप किसी स्टॉक को दे सकते हैं। अगर आप इसको रख के भूल सकते हैं तो बने रहें, अगर नहीं ये बार बार पेशेंस टेस्ट करेगा, 60 रुपए के आसपास आए प्लीज एग्जिट करें, प्लीज एग्जिट। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक टिप्पणी अगर टाटा पावर पे भी हो जाए सर, उसके बाद हमारे एक दर्शक फोन पे वेट कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करते हैं जी। टाटा पावर आप देखें अब अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी में लग गया है और मैं समझता हूं आपको बहुत ही जल्दी ये 400 रुपए के लेवल की सरपास करता हुआ दिखेगा और उसके बाद 440 से 480 के लेवल आपको मीडियम टर्म में ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं सुब्रत जी। सुब्रत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर, बताइए सवाल क्या है? सर मेरे दोस्त के एक
त्रिवेणी टर्बाइन है 1000 क्वांटिट 615 रुपया और एक रत्नावीर प्रेसिशन 5000 क्वांटिट 153 रुपया। अभी सर त्रिवेणी टर्बाइन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि और भी दोनों में ले लीजिए। दूसरा क्या बताया आपने? त्रिवेणी टर्बाइन और रत्नावीर प्रेसिशन 153 रुपया 5000 क्वांटिट। 153 पे, चलिए ठीक है। पहले जरा इस पर बात कर लेते हैं त्रिवेणी टर्बाइन को लेकर के। सर त्रिवेणी टर्बाइन उन्होंने लिया हुआ है और अभी लॉस में है, आज 2% के आसपास की गिरावट है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? सर देखिए, फंडामेंटली कंपनी वैल्यूएशन ठीक लग रही है। हम डायरेक्टली चार्टिकल पैटर्न्स को हिट करते हैं तो देखिए, चार्टिकल पैटर्न्स पे ना सर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है 580-85 रुपए के लेवल पे। वो जैसे ही ब्रीच करेगा, मैं समझता हूं आपको एक ये मूव दिखा सकता है 650 रुपए तक का। अगर आप चाहें तो वहां एग्जिट करें, मगर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 650 रुपए को ब्रीच करने के बाद ये कंफर्टेबली एक बार आपको 780 से 820 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। चलिए इस बीच चलते हैं, जरा अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है हमारे अगले दर्शक की तरफ से, जो कि जानना ये चाह रहे हैं सर कि अभी जय भारत मारुति में क्या करें। किशोर पुरोहित जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर 4 दिन से सवाल कर रहा हूँ, 50% लॉस हो गया है, अब बताइए क्या करें। जय भारत मारुति 111 की बाइंग पे लेकर के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि लॉस काफ़ी ज़्यादा इनको हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर जय भारत मारुति को लेकर के? सर देखिए, जय भारत मारुति करेक्ट किया है। करेक्ट करने के बाद ये वैल्यूएशन टर्म्स का कंफर्ट जरूर दे रहा है, मगर एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, इसका ईपीएस में डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और सर ईपीएस में डी ग्रोथ देखने को तब आपको मिलता है जब कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से नीचे आ रहा हो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, जो उसके कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर को खराब कर रहा है। और मैं सर चार्टिकल पैटर्न्स जो देख पा रहा हूं, करंट लेवल्स पे एक सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। तो मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे एक बार एवरेज करें। थोड़ा सा रिस्की बैठे ये, क्योंकि इन्होंने इतने हायर लेवल पे ले रखा है, इनको ये एक यूटिलिटी तो लेनी पड़ेगी। और जो ये एवरेज करेंगे उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल मैं आपको दे देता हूं, उसको 54 लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो एवरेज करेंगे उसको कहीं ना कहीं 74 लेवल 73 लेवल्स आए, वहां पे एक बार और एग्जिट करें। और अगर ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं तो एक ही चीज करें, अभी इसको 54 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, 74-75 का लेवल मिले यहां से एग्जिट करें और कहीं और जाएं। बहुत कंफर्टेबली कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है जब तक ये काउंटर 102 रुपए को क्लोजिंग बेसिस पे रीच नहीं करता। कोई डिसेंट अपसाइड की उम्मीद ना करें, अभी ये छोटी ट्रेड रेंज में ही रहेगा। चलिए सर, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच रीना परमार जी कह रही हैं, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपको भी। जुबिलेंट फूड 755 पे लेकर के ये रखी हुई हैं, करें कि शॉर्ट टर्म में लॉस बुक करके निकल जाएं या फिर बने रहें। तो शॉर्ट टर्म व्यू तो बाजार के अंदर थोड़ा रखना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, जुबिलेंट को लेकर के अभी जो है क्या करना चाहिए। 665 के आसपास चल रहा है और मैम ने जो ख़रीदा हुआ है, रीना जी ने, वो सर ख़रीदा हुआ है 755 पे, यानी करीब करीब 90 रुपये पर शेयर का इनको लॉस हो रहा है। नज़रिया लंबा नहीं है, क्या करें सर? सर देखिए, नजरिया तो इनका लंबा नहीं है, मगर इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है समर्स की, अपॉर्चुनिटी है आईपीएल की, और इस अपॉर्चुनिटी को देखते चलें तो मैं समझता हूं एक मूवमेंट आना चाहिए। लेटली टर्की में इनका सर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है और इनका रेवेन्यू को टर्की से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, जिस कारण से उनकी करेंसी डीवैल्यू हो रही थी और इनके रेवेन्यू बुक पे भी वो एक इम्पैक्ट डालता है, तो उस कारण से करेक्शन देखने को मिला। अब इनको देखना ये होगा कि 710 रुपए पे आप देखें मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 710 रुपए को अगर ये करंट रैली में ब्रीच करता है तो फिर इनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये मैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ले रखे हैं। 710 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करता है तो इनको 765 रुपए तक का भाव देखने को मिल सकता है। वहां पे इस एग्जिट अपॉर्चुनिटी को यूज करें
और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मैं इनको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। 625 रुपए के नीचे अगर ये बंद होता हुआ दिखता है तो प्लीज आप लॉस बुक करें और एग्जिट करें, क्योंकि अगर वो होता है तो ये 550 रुपए तक भी जाने का दमखम लगता है। ठीक।